नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए सुनते हैं पवित्रा अग्रवाल जी की लिखी कहानी अंतिम पूंजी। अनूप बहुत गुस्से में था। वह आंगन से ही बोलता हुआ आया। माँ, सुना आपने अभी वह क्या कह रहा था? बिना पूछे ही मैं समझ गई कि वह किसके विषय में कह रहा है। जब से चाची जी मरी हैं, तब से इस घर के सब सदस्यों का मन संतू के प्रति आक्रोश से भरा है। रिश्ते में तो वह अनूप के चाचा यानी मेरा देवर लगता है। संतुष्टि के लिए कहूं तो सौतेला देवर, किंतु अर्थहीन रिश्तों के मध्य संबोधन रह ही कहा जाता है। मैंने अनूप को टोका। अब क्या हुआ? तुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? अभी उसने मुझे दूर से आते देख लिया था। मुझे सुनाने के लिए किसी से तेज आवाज में बोला, चाची के मरने पर सबसे ज्यादा प्रकाश भैया के घर वाले रोए थे। अब माल देने वाली चली गई, इसी बात का उन्हें दुख होगा। माँ, मन तो कहता है उसे आंगन से खींचकर बाहर ले आऊं और मार मार कर 85 वर्षीय चाची के अपमान का बदला ले डालूं। परजीवी कहीं का, जैसे अपाहिज हो। बूढ़ी चाची से भी बस पाते रहने की उम्मीद करता रहा। चाची की टांग तोड़ेगा। उसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं। इतने गुस्से में मैंने उसे कभी नहीं देखा था। युवा खून है, जवानी का जोश है। मैं तो डर रही थी कि न जाने क्या कर बैठे। मैंने उसे प्यार से पास बैठाया। तू तो पागल है, वो जो कह रहा है उसे कहने दे। उसकी असलियत सब जानते हैं। चाची की पवित्र आत्मा, जिसने आज तक अपने दुश्मन के लिए भी कभी बुरा नहीं सोचा, वह अंतिम समय में उसे कोसती हुई मरी है। भगवान फल देगा, तू फालतू की बातें मत सोचा कर। चाची को तो एक दिन जाना ही था, पर कारण संतू द्वारा पहुंचाया गया मानसिक दुख बन गया। बेटा, ज्यादा क्रोध करना अच्छा नहीं होता। क्रोध विवेक का हरण कर लेता है, और यही संतू का सबसे बड़ा अवगुण है। तुझे भी बहुत क्रोध आने लगा है। समझा बुझाकर मैंने अनूप को शांत करा दिया, किंतु क्या मैं शांत हूँ? शायद इस घर का कोई भी सदस्य शांत नहीं है। यूं बाहर से सभी सहज दिखने का प्रयास कर रहे हैं। चाची सबकी चेतना पर समान रूप से छाई हुई हैं। चाची जी यानी अनूप की परदादी, मेरी ददिया सास, उन्हें मेरे ससुर जी से लेकर बच्चे तक चाची ही कहते आए हैं। हर 4-5 महीने बाद वो मथुरा से यहाँ पेंशन लेने आती थीं और लगभग हर बार संतू की उपेक्षा से आहत होती थीं। पहले चाची संतू के यहाँ रुकती थीं, पर बाद में उन्होंने वहाँ रुकना बंद कर दिया था। वह अक्सर हमारे पास आकर दुखी होती थीं। संतू ने आज यह कहा वह कहा, तो मैं खींच कर उनसे कहती थी, क्या करें चाची, आपको भी वहाँ गए बिना चैन नहीं पड़ता। जब वह आपसे लड़ता है तो आप वहाँ क्यों जाती हैं? तब वह भावुक उठती थी। सुन, मैं वहाँ क्यों जाती हूँ? संतू का पिता यानी तेरा ससुर हरि मरते समय तेरी सास, सौतेली संतू की माँ, को लेकर बहुत उदास था और मुझसे कहा था कि चाची, मेरे पीछे संतू की माँ का ख्याल रखना। जब भी तुम मथुरा से आओ तो उसी के पास रुकना और वहीं खाना पीना। उसकी बात रखने के लिए मैं वहां जाती हूँ। लगता है अपने उस बेटे से वह भी डरती है। उससे कभी कुछ नहीं कहती। फिर भी चाची जी ने वहां जाना नहीं छोड़ा, बल्कि संतू को खुश करने के लिए विशेष कोशिश करती रहती थी। एक दिन चाची जी ने उसे टोक दिया, लाल, मैं 4-5 महीने में 2-4 दिन को आती हूँ। देखकर पैर छूना तो दूर रहा, तू तो नमस्ते भी नहीं करता। नहीं करता नमस्ते, क्यों करूं? तेरा सगा लाल प्रकाश और उनके बच्चे तो हैं तेरी पूजा करने को। मेरे लिए क्या करके भूल गई हो? चाची ने कहा था। लाल, गुस्सा क्यों होते हो? मैं तो सबको बराबर मानती हूँ। प्रकाश के लिए भी मैं क्या कर देती हूँ। मुझ बुढ़िया के पास है ही क्या जो किसी को दूंगी। पेंशन कुल 75 रुपए मिलती है, जिसे मैंने आज तक अपने ऊपर खर्च नहीं किया। गरीबों ब्राह्मणों की बेटियों को शादी में देकर कुछ पुण्य कमा लेती हूँ। अपने लिए तो आसपास के बच्चों को घेर बटोर कर पढ़ाती हूँ और उससे अपना खर्च चलाती हूँ। मेरे पास बचता ही क्या है जो तुझे या किसी और को दूंगी। बेटा, मैं तो तुम सबके शुभचिंतक हूँ। देने के लिए तो मेरे पास सिर्फ आशीर्वाद है। हमें नहीं चाहिए तुम्हारा आशीर्वाद। कहती हो सबको बराबर मानती हूँ। प्रकाश भैया की शादी में 10 तोले का हार चढ़ाया था तुमने, हमें क्या दिया? चाची जी, अगर आप सबको बराबर मानती हैं तो उस हार के हिस्से कर दो। संतू की पत्नी ने पति की बात को आगे बढ़ाया। चाची जी भड़क उठी थी। बहू, तुम कौन होती हो उस हार के हिस्से कराने वाली? वह मेरी अपनी चीज थी। वह न तो तुम्हारे बाप की थी न तुम्हारे ससुर की। आज तो कह दिया, अब न कहना उस बारे में कुछ।
उसकी शादी तुमसे 25 साल पहले हुई थी। अब मेरे पास देने को कुछ नहीं है। हाथ में या 2 चूड़ी और उंगली में 1 अंगूठी है बस। संतू की पत्नी ने कहा, तुम्हारे पास 4-5 तोले की जंजीर भी तो है, वो कहाँ गई? कहीं भी गई हो, तुम्हें क्या करना है? लेकिन अब वो मेरे पास नहीं है, तो यह चूड़ी ही हमें दे दो। यह चूड़ी तेरी देवरानी मांग रही थी, मैंने कहा मेरे मरने के बाद ले लेना। अब तू भी मांग रही है तो क्या कहूँ, दोनों एक एक ले लेना, हमें नहीं चाहिए। अपने सगे लाल प्रकाश को ही दे देना और उन्हीं के घर रुका भी कर। संतू दहाड़ा था। तब से चाची जी ने वहाँ ठहरना बंद कर दिया था, बस उसकी माँ से मिलने चली जाती थी। उस बार भी पेंशन के रुपयों से 100 रुपये उसे दे आई थी। जब भी वह आती उसे खुश करने के लिए कोशिश करती थी ताकि उससे भी आदर पा सके। एक बार वह अपने लिए कंबल खरीद कर लाई थी। संतू ने देखा तो कहा, चाची नीले रंग का यह कंबल तो बहुत अच्छा है, काफी गर्म भी होगा, कितने का लिया? एक मुझे भी खरीदना है। तुझे चाहिए तो इसे तू ले ले। चाची जी को जैसे संतू को खुश करने का बहाना मिल गया था। वह संतू के मना करने पर भी उसे देकर संतुष्ट नजर आई थी। उसके बाद वह फिर एक धारियों वाला कंबल लाई थी। देखकर संतू ने कहा, चाची रंगीन धारियों वाला यह कंबल तो पहले वाले से भी अच्छा है, मुझसे बदल लो। हाँ हाँ क्यों नहीं, बदल ले लाल। मुझ बुढ़िया को तो सर्दी से हाड़ बचाने को चाहिए, रंग कैसा भी मुझे क्या करना है। एक बार पुनः हर्षित होते हुए चाची ने कंबल बदल लिया था और कुछ अधिक ही खुश नजर आई थी। वह जानती थी कि बूढ़ा शरीर है, भगवान के यहाँ से कभी भी बुलावा आ सकता है, अतः अपने अंतिम समय में किसी को भी नाराज नहीं करना चाहती थी। इतनी उम्र होने पर भी उन्होंने कभी लाठी का सहारा नहीं लिया था। घर से बाहर जाते समय वह हमेशा साफ सुथरे सफेद कपड़े पहनती थी, पर घर में अक्सर मटमैली पीली सी पड़ गई धोती पहने रहती थी। बच्चे टोक देते, चाची आपकी धोती कितनी मैली हो रही है, कभी कभी धोबी से धुलवा लिया करो, अच्छी नहीं लगती। हाँ लल्ला, हमें देखकर तुम्हें शर्म आती है, रोज धुली हुई तो पहनती हूँ, इनका रंग ही अब ऐसा हो गया है। धोबी से धुलवाने को पैसे कहाँ से लाऊं? यहाँ से जो तेरी माँ धोबी से धुलवा कर देती है, वहाँ मैं उन्हें बाहर पहनने के काम में लाती हूँ। कहने को मन होता है कि आप इतना दान करती हो, पर अपने लिए इतनी कंजूसी क्यों? धोबी से धुलवाने में भी कितने पैसे लगते हैं, पर कहना व्यर्थ था। उन्हें अपने पर खर्च करना फिजूल खर्ची ही लगती थी। उनकी आवाज में अभी भी वही ठसक थी जो उनके अध्यापिका काल में रही होगी। पैर छुआने का उन्हें विशेष शौक था। कोई बच्चा पैर छूना भूल जाता था तो वह आदेश देकर चरण स्पर्श कराती थी। वैसे वह सभी को बहुत प्यार करती थी, किसी के दुख दर्द में हमेशा साथ देती थी। फिर भी यह सही था कि अनूप के पिता से उन्हें विशेष प्यार था, इतना जितना किसी सगी स्नेही माँ को अपने बेटे से होता है। मेरी सगी सास तो अनूप के पिता को 5-6 साल का छोड़कर चल बसी थी। तब घर में चाची के अतिरिक्त कोई और महिला नहीं थी। वह भी नॉर्मल स्कूल में अध्यापिका थी, अतः बाहर ही रहती थी। तब ससुर जी कम उम्र की नाजुक सी लड़की को पुनः ब्याह कर लाए थे। छोटी सी दिखने वाली वह नई माँ पहली के बच्चों को संभाल पाती, उससे पहले ही वह स्वयं माँ बन गई और यह सिलसिला चलता ही रहा। अनूप के पिता को तब चाची जी ने ही पाला था। उन्हें पालते समय मातृत्व के सुख से वंचित बाल विधवा चाची जी मातृ स्नेह से भर उठी थी। बच्चों की बढ़ती संख्या, उनकी बीमारी, घर के बढ़ते खर्चों की वजह से ससुर जी ने अनूप के पिता को 10 क्लास से आगे पढ़ाने से मना कर दिया था। तब चाची जी ने अपने खर्चे से उन्हें पढ़ने बनारस भेज दिया था। वहीं पढ़ते हुए वह स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गए और विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ जेल चले गए थे। कई महीनों तक घर में उनकी कुशलता की कोई सूचना नहीं मिली थी कि वह जीवित भी हैं या नहीं। फिर चाची जी अनूप के पिता पर गुस्सा होती थी। जाड़ों की ठंडी रातों में अपने ऊपर से रजाई उठाकर फेंक देती थी। मैं यहाँ रजाई ओढ़ूं और मेरा लाल जाने कहाँ किस हाल में होगा। जाकर पता तो कर कि वह कहाँ है। खाली चिट्ठियाँ लिखते रहने से कुछ नहीं होगा। मैं औरत की जात अकेली जाकर कहाँ भटकूं। बुढ़ापे में इंसान के पास अतीत की स्मृतियाँ ही शेष रह जाती हैं। चाची जी अक्सर उन्हें ही दोहराती रहती थीं। सुन सुनकर वह घटनाएं हमें ऐसे याद हो गई थीं जैसे हमने उन्हें सुना नहीं बल्कि वहां उपस्थित रहकर स्वयं देखा है। ऐसे ही किन्हीं क्षणों में अपने अतीत को स्मृतियों में जीने के प्रयास में चाची जी ने बताया था, तेरे ददिया ससुर प्रकाश के बाबा जी से हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं थी, जाति भी अलग थी। पड़ोस के नाते हमारे ससुर जी उन्हें बेटे की तरह चाहते थे।
मैं तो 13 वर्ष की उम्र में विधवा हो गई थी। मेरे पति अपने पिता की एकमात्र संतान थे। उन दिनों प्लेग फैला था। इस महामारी में घर के घर खाली होते जा रहे थे। बचे हुए लोग घर गांव छोड़कर दूसरी जगहों पर भाग रहे थे। यही प्लेग मुझसे मेरे पति को छीन कर ले गया और मैं बैठी रह गई। मुझे मौत नहीं आई। मेरे ससुर जी का बुढ़ापे का शरीर था। वह अक्सर मुझे लेकर दुखी होते थे कि मेरे बाद इसका क्या होगा। मरने से पहले उन्होंने सब जमीन जायदाद, मकान आदि बेचकर पैसा गहना सब मेरे लिए प्रकाश के बाबा जी के पास जमा करवा दिया था। वो मास्टर थे। उनसे मैं जेठ का रिश्ता मानती थी और उन्हें जेठ जी कहती थी। वह बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने मुझे पढ़ाना प्रारंभ किया। पढ़ते पढ़ते मैंने मिडिल पास किया। फिर मैंने अध्यापिका बनने की ट्रेनिंग ली। कुछ दिन बाद स्कूल में मेरी नौकरी लग गई। बाद में जेठ जी ने बैंक में खाता खुलवाकर मेरा सब पैसा उसमें जमा करवा दिया और मेरे गहने मुझे सौंप दिए। प्रकाश के पिता हरि की शादी मेरे सामने ही हुई थी। जब प्रकाश पैदा होने को था तो सपने में मुझे मेरे पति दिखाई दिए। उन्होंने कहा, मैं हरि के बेटे के रूप में जन्म लेकर तेरे पास आ रहा हूँ। मैं छुट्टी लेकर तेरी सास के पास आ गई। तभी प्रकाश पैदा हुआ था। उसे 6-7 वर्ष का छोड़कर तेरी सास की मौत हो गई थी। चाची जी को इन्हीं स्मृतियों को समेटने और जीने के प्रयास में मैंने वह सूत्र पा लिया था कि वो अनूप के पापा को विशेष प्यार क्यों करती हैं। और तभी मैंने जाना था कि रिश्ते सिर्फ खून के ही नहीं होते, रिश्ते विश्वास के भी होते हैं, जिसकी जड़ें मन में कहीं गहरी फैल चुकी होती हैं और उन्हें उखाड़ा नहीं जा सकता। अनूप के पिता को भी चाची जी से विशेष लगाव रहा है। वह हमेशा कहते रहे हैं कि वह मेरी दादी नहीं, माँ है। आज मैं जो कुछ हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। वे चाची से हमेशा कहते रहे हैं कि अब तुम्हें आराम की ज़रूरत है, घर आकर बच्चों के पास रहो, तुम्हें कुछ कमी नहीं होने दूंगा। किंतु चाची जी ने कभी कुछ नहीं लिया। कहती, नहीं लाल, अभी तो मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, जब काम नहीं कर पाऊंगी तो तेरे पास ही आऊंगी, लेकिन अभी नहीं। तुझ पर बड़ा भारी गृहस्थी का खर्चा है, उसे संभाल। पैसे के लिए ही तो बीवी बच्चों से दूर परदेश में अकेला एक जगह से दूसरी जगह भटकता फिरता है। पैसे बचाने के लिए ही अपने हाथ से कच्ची पक्की रोटी या खिचड़ी बनाकर खाता है। मरी सरकार भी नहीं सोचती, जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ तबादला कर देती है। बच्चों की पढ़ाई बर्बाद करो या फिर परिवार से दूर रहो, तो मेरी चिंता मत किया कर। अभी मुझसे जितना होता है दान पुण्य का काम कर लेती हूँ। अंत में यही तो साथ जाएगा। फिर जहाँ मैं रहती हूँ वह भी कहाँ छोड़ते हैं, थोड़े दिन को भी मुश्किल से आने देते हैं। इस तरह चाची जी स्थायी रूप से रहने कभी नहीं आई। मथुरा में अपने पास पड़ोस में उनका बहुत सम्मान था। बड़ी बूढ़ी औरतें उनके पैर छूती थीं। वहाँ पर चाची जी सिद्धों की तरह पूछती थीं। कोई पुत्र की कामना से आशीर्वाद लेने आ रहा है तो कोई परीक्षा में पास होने या मुकदमा जीतने के लिए, और जिसकी मनोकामना पूरी हो जाती एक तरह से वह उनका भक्त हो जाता था। इच्छा पूरी होने पर कोई उन्हें धोती दे जाता, कोई रुपए, मिठाई व फल। वास्तव में ट्यूशन का तो सिर्फ नाम था, वरना अधिकांश बच्चों से तो वह फीस भी नहीं लेती थी। उनमें से कोई रोज उन्हें अपनी भैंस का दूध दे जाता था, तो कोई उन्हें रोज कुएं से पानी भरकर दे देता था, कोई उनके कपड़े धो देता था, कोई बाजार से सामान ला देता था। किसी ने उन्हें अपनी छोटी सी कोठरी बिना किराए के रहने को दे रखी थी। वह जिन लोगों के बीच रहती थी वह रोज खाने कमाने वाले साधारण वर्ग के लोग थे। वहां सबके दुख दर्द बांटने का जिम्मा जैसे उन्होंने ही ले रखा था। उन लोगों के छोटे मोटे झगड़े वह चुटकियों में निपटा देती थी। आए हुए फल मिठाई अपने लिए रखकर वही बच्चों में बांट देती थी। चाची जी जब भी यहाँ आती थीं तो बच्चों को साफ सुथरे कपड़ों में देखकर कहती थी, तुम लोग कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, क्या जरूरत है इतना खर्चा करने की। मेरा लाल वहाँ बड़ी मेहनत से कमाता है, उसे कुछ जोड़ने भी दो। यद्यपि वह जो कहती थी वह हमारे प्रति उनका स्नेह और चिंता ही थी, फिर भी कभी कभी मैं खींच जाती थी। सोचती थी बच्चों को कुछ जोड़ी कपड़ों में भी साफ सुथरा रखती हूँ तो चाची जी समझती हैं कि मैं पैसा बर्बाद करती हूँ। सब कपड़े खुद घर पर सिलती हूँ। चौका बर्तन के लिए कोई काम वाली भी नहीं रखी हुई है। फिर भी फिजूल खर्ची के आरोप से मन दुखी होता था। अनूप के पिताजी ने किसी दोस्त की सलाह पर सरकारी कोटे से स्कूटर के लिए अप्लाई किया था। उसके लिए ऑफिस से लोन भी मिल रहा था। सबने सलाह दी थी कि ले लो, जब चाहे बेच लेना, अच्छे दाम मिल जाएंगे। स्कूटर लेकर उन्होंने हमारे पास भेज दिया था। स्कूटर देखते ही चाची जी बोली,
इसे तो लल्ली के ब्याह में देने के लिए रख लो। एक बार अनूप वही स्कूटर लेकर चाची जी को मंदिर से वापस लाने को चला गया तो उन्होंने वहीं पर शोर मचा दिया। मैं इस स्कूटर पर नहीं बैठूंगी, कोई भी चीज नई मत छोड़ना। तो इसे लाया क्यों? अनूप घर आकर बहुत झुंझलाया था। मुझे कहती, बहू तूने दो दो चटाई क्यों निकाल रखी है? चादर फट गई है तो पैबंद लगाकर इस्तेमाल कर लो, नई मत निकालो, छोरी के ब्याह के लिए रहने दो। शरारती अनूप एक बार तेज धूप में नंगे पैर बाहर चला गया तो चाची चिल्लाई, अरे तपती जमीन है, पैर जल जाएंगे, चप्पल क्यों नहीं पहनता? चाची पुरानी चप्पल टूट गई है, नई छोरी के ब्याह में काम आएगी। अच्छा लाल, तो तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो। अक्सर अनूप के पिता उन तारीखों में ही छुट्टी पर आते थे जिनमें चाची जी भी आ सके और पेंशन भी ले सके, और जब कभी वह नहीं आ पाती तो वह स्वयं मथुरा जाकर उनसे मिल लेते थे। अनूप के पिता पिछले महीने ही आए थे और चाची जी से भी वहां जाकर मिलाए थे। अभी 10 दिन पहले ही चाची यहाँ पेंशन लेने आई थी। पेंशन उन्हें 4-5 दिन बाद मिलनी थी। तभी एक दिन वह रोती हुई लौटी थी और माथे पर हाथ रखकर धम्म से चारपाई पर बैठ गई। हम सब अवाक थे कि क्या हुआ। वह सिसक रही थी। आज तक किसी ने हमसे ऐसे शब्द नहीं बोले, जेठ जी तक ने नहीं। मैंने संतू को गोद में खिलाया है, आज बड़ा होकर वह मेरी टांगे तोड़ेगा। लाल को आने दो, मैं उससे शिकायत करूंगी। उस घर में मेरा एक बक्सा पिछले 20-25 वर्ष से रखा है, किसी बच्चे को भेजकर उठवा ले बहू, वरना उसमें वो आग लगा देगा। मैंने कहा, कोई आग नहीं लगाएगा, रखा रहने दो, उसके कहने का क्या है, वह बोलता बहुत ज्यादा है। नहीं बहू, तू नहीं जानती, वो ऐसा ही तो है, तू जल्दी से बक्सा उठवा ले। वह हमसे इतना बोल गया, पर उसकी माँ और पत्नी ने एक बार भी नहीं टोका कि तू चाची से ऐसे क्यों बोल रहा है। हम उस घर में अब पैर भी नहीं रखेंगे, हमारी लाश को उसे हाथ भी नहीं लगाने देना। 10 साल बाद देखना उसकी क्या गत होगी। हमें सताने का फल भगवान उसे जरूर देगा। मैं सिर्फ सुनती रही, समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। 35-36 साल की उम्र हो गई, 2 बच्चों का बाप है, फिर भी समझदारी नहीं आई। मैंने चाची से पूछा, क्या बात हो गई थी, वह आपसे इतना क्यों लड़ा? पिछले जाड़ों में मैं जो धारियों वाला कंबल लाई थी, वह संतू ने लेकर पहला वाला मुझे लौटा दिया था। मथुरा लौटते समय सर्दी कम हो गई थी तो मैं अपना कंबल भी उसी के पास छोड़ गई थी कि अगली सर्दियों में आकर ले जाऊंगी। अब सर्दी शुरू हो गई है तो मैं उससे अपना कंबल लेने गई थी तो उसने मुझे नया धारियों वाला कंबल ही लौटा दिया। मैंने कहा, संतू यह तो मुझे पसंद आया था और तूने बदल कर इसे ले लिया था, मुझे तो पुराना वाला ही दे दे। वह बोला, इसे तो कीड़ों ने खा लिया है, इसका अब मैं क्या करूँगा, इसे तुम ही ले जाओ। मैंने खोलकर देखा तो पूरा कंबल कटा पड़ा था। मैंने कहा, लाल मैंने तो तुम्हें दोनों कंबल नए ही दिए थे, कीड़ों ने काट दिया तो मुझे दे रहे हो। परदेश में रहती हूँ, फटे हाल रहूं तो लोग क्या कहेंगे। इसे भी तू ही रख ले, मैं दूसरा ले लूंगी। संतू ने दोनों कंबल उठाकर मुझ पर फेंक दिए और कहा, उठा दोनों कंबल और निकल मेरे घर से बाहर। मैंने कहा, मैं तेरे घर नहीं तेरी माँ के पास आती हूँ। अम्मा से मिलना है तो घर से बाहर बुलाकर मिला कर। इस घर में घुसी तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। तेरा जो सामान यहाँ पड़ा है उसे भी उठवा ले, वरना मिट्टी का तेल डालकर उसमें आग लगा दूंगा। संतू से झगड़े का कारण बताकर चाची जी फिर रोने लगी। थोड़ी देर बाद चाची बिना ताले का एक बक्सा बच्चों को साथ ले जाकर उठवा लाई थी। साथ में देवरानियों के गुप्तचर बच्चे बक्से के खजाने की टोह लेने के लिए इकट्ठे हो गए थे। सबके बीच चाची जी ने वह बक्सा खोला। उसमें रखी थी एक रजाई की खोली, एक गद्दे का कपड़ा, एक जनानी नई धोती, एक ब्लाउज और पेटीकोट का कपड़ा। मुझे दिखाती हुई बोली, देख बहू, यह हमने अपने लिए रख छोड़े हैं, मेरे मरने के बाद इन्हें ब्राह्मण को दान कर देना। मैंने धीरे धीरे 400 रुपये दुकान पर तेरे देवर राधे के पास जमा करा रखे हैं, ताकि कोई यह न कहे कि बुढ़िया ने दिया तो कुछ नहीं, पर मरते समय सब खर्चा हमारे सिर पर डाल गई। यूं तो मौत का कोई भरोसा नहीं कि कहाँ मरती हूँ, यहाँ मथुरा में या कहीं और। मैंने मथुरा में भी अपने लिए ऐसा इंतजाम कर रखा है। उस बक्से में 2-3 मर्दाने धोती कुर्ते भी रखे थे जिन पर जंग लग गई थी और तह पर से कट गए थे। उन्हें देखकर मैं सोच रही थी कि इनको क्यों रखा हुआ है। तभी उन पर धीरे धीरे हाथ फिराती और ठीक से तह करने का प्रयास करती। वह कहीं दूर देखने लगी थी। कुछ देर ठहर कर रुधे कंठ से वह बोली, ये कपड़े मेरे पति के हैं और सब तो मैंने बांट दिए थे।
पता नहीं ये एक दो कैसे बचे रह गए। अब तो इनका कपड़ा भी गल चुका है, किसी को देने के मतलब के तो रहे नहीं। जब मरूं तो इन्हें भी मेरे साथ जला देना। आंखें उनकी नम थीं। वह कुछ ठहर कर बोली, रह गया अब ये बक्सा। अनूप जब अपनी पढ़ाई पूरी करके कमाने लगे तो कहना, अपने रुपए पैसे इसी बक्से में रखा करेगा। उसे यह बक्सा खूब फलेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। कल अपनी पेंशन ले आऊं, फिर जल्दी जल्दी आकर लिया करूंगी। बीच में ही मर गई तो सब पैसा सरकार के पास ही रह जाएगा। दूसरे दिन सुबह से ही पेंशन लेने जाने की तैयारी ऐसे जोर शोर से शुरू कर दी थी जैसे बहुत दूर जाना हो। अगले दिन सुबह ही उन्हें मथुरा वापस लौटना था। पेंशन लाने के बाद अपने बिखरे सामान को पुरानी पैंटों से बने थैलों में समेट कर रख लिया था। अनूप उन्हें छोड़ने जाने वाला था। शाम को ही मैंने उनकी पसंद के मलाई के लड्डू मंगाकर उनके थैले में रख दिए थे। देवर राधे ने संतरे लाकर दिए थे तो कहने लगी, इतना सब मैं कैसे खाऊंगी, व्यर्थ में पैसे बर्बाद करते हो। उस दिन रात को वे राधे की तरफ सोई थीं। रोज सुबह 4 बजे उठकर ठंडे पानी से नहाकर पूजा पाठ करने वाली चाची जी जब 6 बजे तक नहीं उठी तो राधे की पत्नी ने राधे से कहा, आज चाची जी ने उठने में बहुत देर कर दी, देखना कहीं मरवर तो नहीं गई। अरे सो रही होंगी, मैंने रात को उन्हें बहुत देर तक करवट बदलते देखा था। देर से सोई हैं तो नींद नहीं खुली होगी, सोने दे। तब वह मेरे पास आई, भाभी जी चाची जी अभी तक सो रही हैं, मुझे तो डर लग रहा है, एक बार आप चलकर देखो ना। मैंने जाकर उन्हें हाथ पकड़कर हिलाया, फिर भी वह नहीं जगी। तब तक राधे भी उठकर आ गए थे। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। उनके अनुसार हार्ट फेल हुआ था। मैंने और राधे ने मिलकर उनका शव जमीन पर उतारा था। चाची जी के जाने का उतना दुख नहीं था, उम्र भी काफी हो गई थी, उन्हें तो एक दिन जाना ही था। किंतु जिस मानसिक स्थिति में घुटते रोते कलपते वह गई हैं, उससे मन अस्थिर हो गया। निशब्द रुदन फूट पड़ा था। चाची जी की मौत का कारण संतू बना था और इसीलिए सबके आक्रोश का वह केंद्र था। अनूप के पिता को टेलीग्राम भेज दिया गया था, किंतु वह बहुत दूर थे, 3-4 दिन से पहले नहीं आ सकते थे। संतू उस समय घर पर नहीं था। 9 बजे करीब वह लौटा था। तब चाची जी को नहलाया जा रहा था। नहलाकर कपड़े पहनाने का समय आया तो संतू की पत्नी बोली, चाची जी के बक्से में एक धोती थी, उसे ही पहना देते हैं। वह धोती तो चाची ने ब्राह्मण को देने को कहा था। अरे ब्राह्मण को क्या देना, अभी तो वही पहना देते हैं, वरना अभी बाजार से मंगानी पड़ेगी। मैंने कहा, मेरे पास एक कोरी धोती रखी है, वह पहना दो। धोती के साथ मैंने अन्य सभी कपड़े लाकर उन्हें दे दिए थे और बता दिया कि इनका क्या करना है। कपड़े पहनाकर अर्थी तैयार की जा रही थी। तभी संतू हड़बड़ाता हुआ वहां आया। उसकी पत्नी औरतों के बीच बैठी थी। फिर वह राधे के पास गया। भैया भैया चाची की चूड़ियां व अंगूठी तो उतार ली ना? ठीक किया। चाची की जंजीर का पता नहीं चल रहा, काफी भारी थी, पता नहीं उसका क्या किया। राधे को मौन पाकर पुनः बोला, दे गई होंगी अपने सगे लाल को, और कहाँ जाएगी? राधे ने कहा, उनको नहीं, चाची चेन मुझे दे गई हैं। वह खिसियाया सा बोला, तब ठीक है। संतू के लिए राधे की पत्नी अक्सर ही कहती थी, उसको मुफ्त का खाने की आदत पड़ गई है, अपनी कमाई तो जेब में रखता है, घर का सारा खर्च दुकान से होता है। माँ को भी स्वार्थवश अपने साथ रख रखा है, वरना धक्का मारकर उन्हें भी अलग कर दिया होता। चालाक है, अम्मा के बहाने दुकान से उसका खर्चा भी चल रहा है। अम्मा के पास जो भी गढ़ा दबा है वह भी उसे ही मिलेगा। ये भी चुप रहते हैं ना, एक तो उसकी दबंगई से डरते हैं, दूसरी बात पुश्तैनी दुकान है, मना भी कैसे करें। यह सब सुनकर मैं चुप ही रही। क्या कहती? मन में तो आया था कह दूं कि तुम एक माँ के हो, अतः पुश्तैनी संपत्ति पर तुम सबका ही हक है। फालतू तो हम ही थे जिन्हें दूध की मक्खी की तरह अलग करके सब कुछ समेट लिया। किंतु कहने से कोई फायदा नहीं, हमने संतोष कर लिया है। कहने को तो लोग कहते हैं कि अनूप के पिताजी सीधे हैं और सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, पर अनूप के पिता का कहना है, हम हैं तो एक ही पिता की संतान, माँ ही तो दो थीं। कोर्ट कचहरी करके मुझे खानदान की हंसी नहीं उड़वानी। हर एक के माँ बाप बच्चों को कुछ देकर ही तो नहीं जाते, कम से कम ये मकान छोटा ही सही हमें दे गए हैं। इससे मुझे बहुत सहारा है। लोगों के समूह में चाची जी का कीर्ति गायन हो रहा था। संतू का चेहरा मुरझाया हुआ था। अर्थी को कंधा देते समय ओम नाम सत्य है रूप में सबसे तेज आवाज उसी की सुनाई दे रही थी। जैसे अपने अंतर की खोज को वह
इस शोर में दबा देना चाहता हो। मन हुआ कोई उससे कह दे कि चाची जी की अर्थी को वह कंधा नहीं दे। यह चाची जी की भी इच्छा थी, पर कौन कहता। चाची जी के बिस्तर, जिस पर वह मरी थी, लपेट कर मेहतर को देने के लिए एक तरफ रखते हुए उसमें से उनकी रामायण निकलकर नीचे गिर गई थी और जाप करने की माला बाहर लटक रही थी। गिरते ही रामायण और माला मैंने उठा ली। सबकी नज़रें मुझ पर टिक गई थीं कि मैंने क्या उठाया। मैंने सबकी जिज्ञासा शांत करते हुए कहा, रामायण और माला है, किसी को चाहिए? वे सब झेप गए। नहीं, हमें क्या करना है। फिर भी तिरछी नज़रें इधर ही लगी थीं कि कहीं कोई रकम इसमें भी तो नहीं छिपी है। मैंने रामायण को उन्हीं के सामने उलट पलट डाला। उसमें से अनूप के पिता का एक पुराना फोटो और उन्हीं का लिखा एक पोस्ट कार्ड निकलकर जमीन पर गिर पड़ा था। यह चाची जी की अंतिम और अमूल्य पूंजी थी, जिसे वह सदा अपने साथ रामायण के पन्नों में दबाकर रखती थी। अभी आप सुन रहे थे पवित्रा अग्रवाल जी की लिखी कहानी अंतिम पूंजी।